हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल EFCI। दोस्तों मैं अर्जुन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी दोनों से रिलेटेड एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम में आपका जो सेफ स्कोर है वो क्या रहना चाहिए। इसके अलावा आपकी कट ऑफ जो होती है वो क्या होती है, किन पर डिपेंड करती है। सो इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो में आप लोगों की कई सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले गाइस एक चीज अच्छे से समझ लो। देखो, जितने भी लोग कट ऑफ के बारे में पूछते हैं, जितने भी लोग सेफ स्कोर के बारे में पूछते हैं, उन सबसे मैं एक चीज कहूंगा कि अभी इन चीजों पर ध्यान मत दो। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम डेट आने दो, प्रिपरेशन पर फोकस करो बस। जब एग्जाम डेट आ जाए उसके बाद इन चीजों के बारे में सोचो कि मुझे कितना स्कोर लाना है, कितनी तैयारी करनी है। अभी हाल में तैयारी करते रहो। अगली चीज, अब देखो, क्योंकि आप लोगों ने पूछा है कट ऑफ के बारे में, सेफ स्कोर के बारे में, तो बताने का काम मेरा है, मैं बताऊंगा जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको कट ऑफ समझ में आएगी तब आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि आपको सेफ स्कोर क्या होगा। कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखो, कट ऑफ मेरे हिसाब से, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, मेरे हिसाब से 3 चीजों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 होता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कितने आवेदन गए हैं। दूसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होती है पैटर्न, या फिर जैसे हम सिलेबस भी कह सकते हैं। और तीसरी चीज होती है नॉर्मलाइजेशन। ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो मैंने एग्जाम दिया हूँ। काफी हद तक मेरी थ्योरी जो मैंने सोचा था वो सही थी कि अगर इन 3 को हम समझ लें तो हम आराम से कट ऑफ के हिसाब से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसलिए इन 3 चीजों के बेस पर मैं आपको बताऊंगा क्या है। सबसे पहले नंबर ऑफ एप्लीकेशन यानी आवेदन। देखो, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका दिल कुछ ज्यादा ही कमजोर होता है, और जब पता चलता है कि 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है तो वो कंपटीशन से वहीं बाहर हो जाते हैं। वो वहीं अपनी हार मान लेते हैं कि मुझे एग्जाम नहीं क्रैक कर पाना है। ठीक, तो ऐसे कैंडिडेट तो आपके कंपटीशन से वैसे ही भाग गए, वो तो आपको टक्कर दे ही नहीं पाएंगे। पता है, ऐसे कॉम्पिटिटर पूरे 100% में से कम 30% होते हैं। ये कम से कम 30 वो होते हैं जो पहले ही डर जाते, पहले ही हार मान जाते हैं कि इतने फॉर्म गए, मेरा तो होना ही नहीं है। ठीक, ये चीज को दिमाग में रखना है आपको। अगली चीज, अब आप खुद सोचो कि 35,000 जो आपकी वैकेंसी है आरआरबी एनटीपीसी में, उसमें 1,26,00,000 फॉर्म गए हैं। तो अगर आप एक सीट पर अपना कंपटीशन कैलकुलेट करें तो वो 360 कैंडिडेट होंगे। यानी अगर आपको एनटीपीसी की एक वैकेंसी चाहिए तो आपको 360 कैंडिडेट को कम से कम पीछे करना है। ध्यान रखना, कम से कम। और वरना जितने आप ज्यादा कर सको उतनी अच्छी बात है। वो डिपेंड करेगा आपके मार्क्स पर। आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे आप उतने ही ज्यादा कैंडिडेट को बाहर छोड़ दोगे, पीछे छोड़ दोगे। अब बात करें ग्रुप डी की, तो देखो ग्रुप डी में आपके टोटल जो फॉर्म है वो लगभग 1 लाख के करीब है। और इसके अलावा आपके जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो हुए 1,15,00,000। तो अगर हम 1 करोड़ फॉर्म भी मान लें तो हमारा कॉम्पिटिशन कम से कम 100 तो होता ही होता है। यानी आपको अगर ग्रुप डी में जॉब चाहिए तो आपको 100 लोगों को पीछे छोड़ना होगा। तो ये जो होता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन, ये काफी हद तक आपको एग्जाम देने से पहले ही आपको बता देता है कि आपका लेवल क्या है, क्या आप सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक, अब यहां पर एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, कितने लोग श्योर हो कि वो 110% आरआरबी एनटीपीसी या आरआरसी ग्रुप डी में से किसी एक में ज्वाइनिंग या जॉब ले ही लोगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब देखो, अगर आप अपने आप को इस जगह पर रखो कि आपने आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी दोनों का फॉर्म अप्लाई किया है और आपको पता है कि आपका कंपटीशन इतना इतना है, 1,26,00,000 भरे गए वहां, 1,15,00,000 भरे गए यहाँ, तो आप लग जाते हो तैयारी में। आपको पता चल जाता है कि यार मुझे कितनी तैयारी करनी है, इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। अब ऐसे में आपको पिछले साल की कट ऑफ को एक बार सोचना चाहिए कि यार जब 92 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, उनमें से कई एग्जाम देने नहीं गए थे, कई एग्जाम देने गए थे, उसके बावजूद भी कट ऑफ अच्छी खासी गई थी। कई जोन में 84 गई थी, कहीं पर 80, कहीं पर 78, कहीं पर 79, इस तरह कट ऑफ गई हुई थी। तो यहां पर भी मैं वही कह रहा हूं कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के हिसाब से चलो। ये मत सोचो कि इतने लोग तो एग्जाम देने जाएंगे ही नहीं, सिर्फ इतने जाएंगे, मैं तो उनसे कंपटीशन मानूंगा। हम अपना कंपटीशन जितने ज्यादा लोगों से मानते हैं हम उतना ही ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखो। इसलिए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस मानो। आप तो ये मानो 1,26,00,000 लोगों से आपका कंपटीशन है। अब चाहे भले ही पेपर देने 1 करोड़ जाए, 90 लाख जाए या 80 लाख लोग जाए। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब दूसरी चीज होती है पैटर्न। देखो, अगर आप हाई स्कूल लेवल से फॉर्म भरते हो तो आपको पता रहता है यार पेपर सिंपल सा आएगा। अगर आप 12th लेवल से भरते हो तो पता रहता है थोड़ा सा टफ आएगा। लेकिन अगर ग्रेजुएट लेवल से भरा है तो डेफिनेटली आपको पता रहता है कि पेपर टफ आएगा और आप उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते हो। अब जैसे 10th लेवल से अगर आप भरते हो तो आप ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई करोगे। ग्रुप डी के सिलेबस में ज्यादा कुछ है ही नहीं। 25 की आपकी मैथ आनी है, 25 की आपकी साइंस आनी है, 20 नंबर की आपकी हो जाएगी यहाँ पर जनरल अवेयरनेस वगैरह, और 30 नंबर की रीजनिंग। इस तरह आपका 100 हो जाता है तैयार। उसमें आप अगर देखें तो आपका जो जीके जीएस जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, इसमें ज्यादा टॉपिक है ही नहीं, थोड़े से ही टॉपिक हैं।
इसलिए आप ग्रुप डी की तैयारी आराम से कर सकते हो, आराम से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। वहीं आप बात करें 12th लेवल की, तो वहाँ पर आपकी टीसी की वैकेंसी हो जाती है, एएलपी टेक्नीशियन, टीसी का बिल्कुल अलग हो जाता है यहाँ पर प्री मेंस। हालांकि सिलेबस वही है जो एनटीपीसी वगैरह का होता है, लेकिन ड्राइवर टेक्नीशियन में थोड़ा फर्क हो जाता है। अगर आप ड्राइवर बन रहे हो तो आपको वही साइको भी देना पड़ेगा, ठीक, साइको के नंबर भी वहां पर इंक्लूड होते हैं, तो इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही जब आप ग्रेजुएट लेवल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पता रहता है कि पेपर अच्छा होगा, टफ होगा, क्वेश्चन का लेवल भी ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से आएगा। और आप अपने सब्जेक्ट, सबसे पहले आप सिलेबस को देखते हो कि आपका सिलेबस क्या है। इसीलिए मैं सब लोगों से बोलता हूँ कि एक बार अपने एनटीपीसी का सिलेबस देख लो, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहो, उसमें जो जो टॉपिक हो उन टॉपिक को कंटिन्यू पढ़ते रहो। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अपना सिलेबस पहले पता करो। अब तीसरी और खास चीज यहाँ पर होती है नॉर्मलाइजेशन। देखो नॉर्मलाइजेशन का जो देखा जाए पहाड़ है, ये एनटीपीसी ने 2016 में ही सिर पर रख दिया था सब कैंडिडेट के कि आप इसे झेलो, ठीक। तो नॉर्मलाइजेशन की जो मार है वो सब लोगों पर पड़नी है, चाहे कोई भी हो। अगर आपकी शिफ्ट जो है वो उसका लेवल सिंपल सा है तो आपके मार्क्स घट सकते हैं, और अगर आपकी शिफ्ट जो है वो टफ है तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। और कुछ एवरेज शिफ्ट होती है उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मार्क्स हैं उतने ही रहते हैं, समझ गए। ऐसा पिछले एग्जाम में कई लोगों के साथ हुआ था, जिनके मार्क्स 70 थे उनके मार्क्स 80 प्लस हो गए थे उससे। कई लोग ऐसे थे जिनके नंबर 90 के करीब थे, उनके नंबर घट के 75 या 70 के करीब आ गए थे। तो डिपेंड किस चीज पे किया कि वहां पर जो आपकी शिफ्ट का लेवल था वो क्या था, इस चीज को आप लोग को भी ध्यान रखना है। अब अगर हम इन तीनों चीजों को जो मैंने बताई है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, आपका जो पैटर्न है वो, और नॉर्मलाइजेशन, तीनों को हम साथ में कैलकुलेट करें, तो अब आप अपने हिसाब से सोचो। जैसे मैं अपने हिसाब से बताता हूं, मैं अगर एग्जाम देने जाऊंगा एनटीपीसी का तो मैं सोचूंगा कि यार 360 कैंडिडेट हैं जो मुझसे कंपटीशन करेंगे एक सीट पर, लेकिन मेरे दिमाग में वही चीज चलेगी कि नहीं यार 1,26,00,000 लोग हैं, 360 लोग नहीं है, और मुझे अपनी एक वैकेंसी इन लोगों से छीननी है। तो ऑटोमेटिक मन में मोटिवेशन आएगा, अपने आप लगेगा यार तगड़ा कंपटीशन है, मजा आएगा। अगर यहाँ नौकरी ली तो आगे फ्यूचर में अपने आप पे ही प्राउड करूंगा कि मैंने 1,26,00,000 लोगों के बीच में से एक वैकेंसी छीनी है, ठीक। दूसरी चीज क्या होती है, अब मैं पैटर्न के बारे में भी सोचूंगा कि यार मैंने 12th लेवल से भरा है, यार मैंने ग्रेजुएट लेवल से भरा है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या होंगे, मेरे सिलेबस क्या होगा। मैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा, प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, अच्छी बुक्स से पढ़ूंगा और अपनी तैयारी बढ़ाता जाऊंगा धीरे धीरे। स्टार्टिंग में कम मार्क्स आएंगे प्रैक्टिस सेट में, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। बीच बीच में एक एक हफ्ते में ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी लगाऊंगा, मॉक टेस्ट जो भी हो लगाता रहूंगा। इसके बाद अब होता है एग्जाम, तो एग्जाम दूंगा। अब उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन होगा तब पता चलता है इंसान को कि उसका स्कोर क्या होगा। लेकिन हमें नॉर्मलाइजेशन से पहले ही अपनी तैयारी कर लेनी है इतनी कि अगर हमारे मार्क्स घट भी जाएं तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक। ये चीज को आपको दिमाग में रखनी है। इसलिए अब आप अपने जोन के हिसाब से खुद सोच लो। आप सिर्फ एक काम करो, आपका जो भी जोन है उसकी कट ऑफ पिछले ईयर की उठा लो, उस कट ऑफ में आप प्लस करके ही मार्क्स मानो कि प्लस ही होगी, कट ऑफ ज्यादा ही जाएगी। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कट ऑफ ज्यादा जाएगी, मैं ये कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी के लिए कट ऑफ ज्यादा मान के चलें। आप जितना ज्यादा स्कोर बना के चलेंगे एग्जाम में उतना फायदा ही तो है आप लोगों को। लेकिन अगर आप सोच लेंगे एग्जाम में कट ऑफ कम जाएगी तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पिछले साल जब हम लोगों ने सोचा था कि सबसे ज्यादा कट ऑफ इलाहाबाद या मुंबई की जाएगी तो बिल्कुल उल्टा हुआ था, सबसे ज्यादा कट ऑफ गई थी तिरुवनंतपुरम बोर्ड की। तो अब सोच लो अब साउथ के बोर्ड की गई थी, और जबकि साउथ की और भी बोर्ड हैं, नॉर्थ में और भी बोर्ड हैं, कहीं पर भी उतनी ज्यादा मेरिट नहीं गई थी। इसलिए इस चीज को आप लोग भी खास तौर पर याद रखें, कट ऑफ कहीं की भी कितनी जाएगी डिपेंड करता है कंपटीशन पर। इस बार बेंगलोर में भी कई लोग गए हैं, तो मुझे लगता है जहां तक है कि बेंगलोर की भी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। लेकिन इलाहाबाद, मुंबई, ये सब बोर्ड वैसे ही इनकी कट ऑफ जैसी आती है रहती है वैसे ही रहेगी, इसलिए ये चीज आप ध्यान रखो। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की। देखो सेफ स्कोर कोई भी जोन हो, एक बार बता देता हूं, आप अच्छे समझ लीजिए। अगर तुम एसटी के हो तो तुम्हारा स्कोर कम से कम 60 और 60 से ज्यादा ही होना चाहिए। अगर तुम एससी के हो तो तुम्हारा स्कोर 70 के प्लस होना चाहिए। अगर तुम ओबीसी हो तो तुम्हारा स्कोर 80 प्लस होना चाहिए। और अगर तुम जनरल कैटेगरी से अनरिजर्व में हो तो आपको कम से कम 85 प्लस तो मार्क्स लाने ही लाने। ये टारगेट अपने मन में बना लो। लेकिन मुझे पता है अगर आप समझदारी से काम करोगे तो आप इन्हें टारगेट ना बना के सीधे 100 मार्क्स का ही टारगेट बनाओगे। और अगर आप 100 का टारगेट बनाओगे तो आपकी तैयारी को एक अलग ही फ्लो में जाएगी, आप अलग ही आराम से प्रिपेयर करोगे उस चीज को। और दोस्तों रही एग्जाम डेट की बात, वो भी कई लोग पूछते हैं कि एग्जाम कब तक होगा। देखो लोग यार कई तरह से कमेंट पूछते हैं, कुछ कहते हैं एग्जाम डेट का बता दो, कुछ कहते हैं एक्सपेक्टेड मंथ बता दो, कुछ कहते हैं कि ये बता दो 2020 में होगा कि 2021 में। और भाई ये 2021 वाले टॉपिक पे तो कुछ यूट्यूबर ने वीडियो भी बना ली है कि 2021 में होना है, 2020 में तो कुछ होगा ही नहीं। खैर ये सब मुझे नहीं पता कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा। आप लोगों को यार बोल चुका हूं जब कि सिर्फ तैयारी पर फोकस करो, मत करो यार एग्जाम डेट की टेंशन मत लो। जब होगा तब होगा, देख लेंगे।
अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप एग्जाम तो निकाल ही लोगे, एग्जाम कभी भी हो, इसलिए एग्जाम डेट की टेंशन मत लो, अपनी तैयारी पर कंटिन्यू फोकस करते रहो। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो गाइस, कट ऑफ के बारे में एक चीज हमेशा याद रखो कि अपना कंपटीशन खुद से आंकना सीखो। कभी किसी के भरोसे मत रहो कि कोई आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता देगा, कोई नहीं बता सकता है, आपको सिर्फ एक अंदाजा बताता है। ठीक, सामने वाले जो आपको बताएगा वो आपको एक अंदाजा देगा कि भाई इतनी जा सकती है, और यही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। तो कंटिन्यू प्रिपरेशन करते चलो। सब लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप चाहते हो अच्छी से आपको न्यूज मिलती रहे, अपडेट मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में।